नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित। पुलिसकर्मी की बेटी ने 98% लाकर जिले भर में किया नाम रोशन। 10वीं में परसेंट कमाने से 16 वर्षीय छात्र ने जीवन लीला की समाप्त। करहिया मंडी में किसान हुए आक्रोशित। फसल रखने की जगह न होने के चलते लगाया जाम। और संजय गांधी अस्पताल में सोनोग्राफी और खून की दलाली करने वाले युवक को प्रशासन ने दबोचा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आज घोषित कर दिए गए, जिसमें रीवा जिले के कई बच्चों ने टॉप किया है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 10वीं की प्रवीणता सूची में रीवा से एक बेटी का नाम निकलकर सामने आया है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 98% अंक प्राप्त करने वाली अंकिता पटेल एक पुलिसकर्मी द्वारिका पटेल की बेटी है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के कारण इस मुकाम को हासिल किया। अंकिता के भाई अनुपम पटेल भी 10वीं के ही छात्र हैं, जिन्हें 90% अंक प्राप्त हुए हैं। पुत्र एवं पुत्री की सफलता के बाद घर में हर्ष का माहौल व्याप्त है। मुझे 96-97 की एक्सपेक्टेशन थी, बट उससे थोड़ा ज़्यादा आया है। इट्स 97.8%। तो इस सफलता के लिए आप किसको मतलब श्रेय देना चाहेंगी? इस सफलता के लिए मैं मेरे मम्मी पापा को, मेरे स्कूल के टीचर्स जो काफ़ी सपोर्टिव थे, और मैं ऑनलाइन बैच से पढ़ती थी पीडब्ल्यू से, तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो उनका भी बहुत ज़्यादा इसमें योगदान है। पसंदीदा विषय क्या था आपका इसमें, मतलब जो कि अभी 10वीं है या 12वीं है, तो इसमें पसंदीदा विषय क्या था आपका? मुझे साइंस और मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद था। आगे क्या बनना है आपको, क्या बनना चाहेंगी? मैंने अपनी स्ट्रीम पीसीएम चूज़ की है, तो मैं आगे जेईई की तैयारी करने के लिए सोच रही हूँ। तो मैं अभी जो एमपी बोर्ड के रिजल्ट आए थे उसमें बच्चों का किसी को आईएएस आईपीएस ऐसे सपने हैं, तो आपने अपनी लाइन पहले से तय कर रखी है कि क्या? हाँ, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, तो मैंने अपना करियर एज अ इंजीनियरिंग ही मैंने सोचा है कि मैं उसको आगे परस्यू करूँगी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे पुलिस में है। क्या आपको वो पुलिस पसंद नहीं है या आईपीएस में ज़्यादा? नहीं, मुझे पसंद है पुलिस, आईपीएस तो बहुत ही अच्छी सिविल जॉब्स हैं, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे मैथ्स से आगे इंजीनियरिंग करनी है। ये बताएं, आपके बड़े भाई हैं जो आपके साथ ही पढ़ते हैं, एक ही क्लास में हैं, तो उनका भी रिजल्ट आया है आज, तो घर में भी आपने बाजी मान ली, क्या मानती हैं उनमें कुछ कमी रही? हाँ, वो उसका अब सबका अपना मतलब पर्सनल स्टडी का रूटीन रहता है, तो उसका भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो सबका अपना, मैंने ज़्यादा अच्छे से शायद प्रिपेयर किया था, इसलिए मेरे शायद ज़्यादा अच्छे आए हैं। लोकल स्तर पे जो पढ़ाई होती है, जो अभी सीबीएसई का चूँकि रिजल्ट है ये मतलब बहुत टफ होता है, तो इसको पढ़ने में आगे वाले जो जनरेशन उनके लिए क्या रहेगा आपको बताने के लिए? मेन की पॉइंट्स तो यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अच्छे से डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के स्टडी नहीं मैटर, मतलब स्टडी आवर्स नहीं मैटर करते हैं, लेकिन जो आप क्वालिटी ऑफ स्टडी कर रहे हैं वो रियली मैटर करता है। और बस यही है कि आप अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट हो गया, आपका ये कहना है वही मतलब क्या छोड़ना पड़ेगा उनको, किस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा कि जैसे लास्ट के मंथ्स पे तो आपको स्टडी में बहुत कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको सैम्पल पेपर्स करने होंगे, और मेन तो यही है कि आप जब पेपर दे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि आपको आते मतलब जो सवाल आते हैं वो गलत ना हो पाए। आपने इस मुकाम को पाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, दिन में या फिर महीनों में, साल में कितनी मेहनत की होगी आपने? मैं स्टडी आवर्स नहीं काउंट करती थी, लेकिन मैं अपना डेली का टारगेट बनाती थी जो मैंने कंप्लीट किया है, और फिर मैंने लास्ट के मंथ्स में काफ़ी सैम्पल पेपर्स किए हैं, और जो टीचर्स कहते थे मैंने उसको भी फॉलो किया है। तो मतलब दिन में कितने घंटे आप देती रही होंगी स्टडी के लिए? दिन में घंटे लास्ट के महीने में मैंने 8 to 9 आवर्स दिए हैं, और उसके पहले मैं नॉर्मल स्कूल जाती थी और 3 to 4-5 आवर्स इतना मैंने पढ़ा है। मतलब प्रॉपर स्कूल जाती थी? हाँ, स्कूल में रेगुलर जाती थी। फॉलो करती थी जो आपके हाँ, स्कूल टीचर्स का टाइम बताते टेबल, और जो मैं खुद से टाइम टेबल बनाती थी मैं उसको अच्छे से फॉलो करती थी। तो जो नई जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, ये जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? उनके लिए यही संदेश होगा कि वो अपने अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, जो उनके मतलब जो गाइड कर रहे हैं उनको आप उनकी गाइडेंस अच्छे से माने, और आप अपने ऊपर अच्छे से कॉन्फिडेंस करके आपको जो भी अच्छे से मतलब जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ें। स्टडी आवर्स नहीं मैटर करते, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टडी बहुत मैटर करती है, वो अच्छे से पढ़ें। बच्चे हैं, अच्छी लगन मेहनत के साथ पढ़ाई किए हैं। इससे बच्ची का 97.8 पॉइंट आया है, बेटे का 90% आया है, बहुत खुशी की बात है। बेटी को 98% मिला है, जो कि सीबीएसई का रिजल्ट है। सीबीएसई एक टफ एजुकेशन है, तो क्या मानते हैं कि
मतलब क्या बनना चाहिए था बेटी को, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको इसके लिए? बेटी मेहनत करती है और हम लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं। मतलब अभी तक तो ऐसा दिन नहीं आया कि प्रेशर डाले बोले कि तुम पढ़ो। अपनी अच्छी लगन मेहनत के साथ पढ़ती है और लगभग 6-7 घंटे वो पढ़ती है, अच्छी मेहनत करती है। जो आपकी बच्ची है और बच्चा दोनों ही एक ही क्लास में है, बच्चा बड़ा है और दोनों ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अभी जो आप पुलिस में हैं, कितना समय दे पाते हैं बच्चों को? पुलिस में रह के हम तो पर्सनली बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारी नौकरी ऐसी है। हम तो देहात थाने पे हैं और एक हफ्ते 5 दिन 7 दिन में आना जाना होता है। मेरी मैडम जो है वो घर में रहती हैं, पूरा गाइडलाइन सब मैडम का है। इधर रीवा जिले में सीबीएसई की परीक्षा में कई छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है, जिसमें गुरुकुल विद्यालय से अंकिता सिंह ने 96% अंक 12वीं में प्राप्त किए, जो अब तक रीवा जिले में 12वीं कक्षा की टॉपर बताई जा रही हैं। सेंट्रल एकेडमी स्कूल से प्रशिक्षित उन्होंने 95%, आकृति द्विवेदी ने 95% साइंस से प्राप्त किए। वहीं वैष्णवी गौतम ने 10वीं कक्षा में 95.6% और अरमान शर्मा 92.4% एवं दानिश खान ने 91.6% अंक प्राप्त करके स्कूल का गौरव बढ़ाया है। नाम है आपका, कितना क्या कैसा परसेंटेज? अरमान शर्मा नाम है मेरा। 92.4% है क्लास 10th में और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आया मेरा। कितनी इसके पीछे मेहनत थी, क्या कैसे लगन रहा, कैसे वर्क करते थे आप पढ़ाई की? कंसिस्टेंटली मतलब पूरे साल हर सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देना रहता था और पूरे साल कंसिस्टेंटली मेहनत करी है। इसलिए इसके पीछे किसकी सफलता मानते हैं? सफलता के पीछे किसका हाथ? टीचर्स का, कोचिंग वगैरह जहाँ पे भी जाता था सबने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा। मैथ्स वगैरह में भी, फिज़िक्स में भी टीचर्स ने हेल्प करी काफ़ी। आगे क्या लक्ष्य है आपका? सर मैं अभी IIT JEE की प्रिपरेशन। इसके पीछे किसका हाथ था सफलता के पीछे, और क्या कैसे कुछ पढ़ाई वगैरह करते थे, क्या टाइम टेबल रहता था आपका? जी सर, हमारे स्कूल के टीचर्स उनका तो था ही, कोचिंग के थे और घर वालों का सपोर्ट तो था ही। और पढ़ाई में तो स्टार्टिंग से नॉर्मल तो चलती ही सबकी, आखिरी में मेन रहता है कि आखिरी में पूरा अच्छे से पूरा फोकस करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। मेन आखिरी के 1-2 महीने रहते हैं, उसमें अगर अच्छे से कर लिया तो अच्छा हो जाता है पूरा। सफलता के पीछे किसे श्रेय देंगे? मैं घर वालों को दूँगा, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और अपने टीचर्स को। आगे क्या आगे तैयारी है, लक्ष्य? जी मेरा CA अच्छी मेहनत रही आपकी। 91.6% आया मेरे। किस स्कूल में, क्या नाम? सेंट्रल एकेडमी स्कूल रीवा MP। क्या नाम है आपका? दानिश खान। अभी कैसे ये परीक्षा में आपका प्रयास रहा, कितनी मेहनत करते रहे आप लोग, कैसे? मैं शुरू से ही काफ़ी मेहनत करता रहा और आखिरी के 1-2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत की मैंने और काफ़ी योगदान मेरे माता पिता का भी रहा उसमें। वो आगे क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते आगे मैं अभी अपनी 12th को पूरा करके उसके बाद अर्जुना मतलब JEE की तैयारी करना चाहता हूँ। हैं? कितने घंटे की मेहनत रहती थी आप लोग, कैसे क्या मेहनत करते थे पढ़ाई की? मैं दिन में 4 या 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ता था, उससे ज़्यादा। एक और जहां कई छात्रों ने बाजी मारी है, वहीं कुछ छात्रों को कम नंबर मिले हैं, जिससे आहत होकर आज एक छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परीक्षाओं में पास फेल होना लगा रहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस दबाव को नहीं सह पाते और परीक्षाओं में कम नंबर आने पर गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही मामला चुरहटा थाना अंतर्गत जोन्ही से प्रकाश में आया है, जहां 10वीं क्लास में परीक्षा में कम नंबर आने पर बघेल नाम के 16 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। सौरभ के पिता का नाम रिंकू सिंह बताया जा रहा है। रिजल्ट खुलने के बाद से सौरभ डिप्रेशन में था और उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। रीवा 24 न्यूज उन अभिभावकों से अपील करता है कि ऐसे बच्चे जिनके नंबर कम आए हैं उनका खास ख्याल रखें, उनका मनोबल बढ़ाएं और उन पर नजर रखें, ताकि ऐसी दुखद परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के जुगनहाई टोल प्लाजा के समीप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। कार्यकर्ताओं ने देखा कि पकड़े गए ट्रक में ठूस कर क्रूरतापूर्ण तरीके से गोवंश भरे गए थे, जिसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रायपुर करचुलियान पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला दर्ज कर गोवंश से भरे ट्रक को लेकर रायपुर करचुलियान थाने ले आई। फिलहाल सभी गोवंश को चुरगड़ी पंचायत की गौशाला में रखा गया है।
मामले में वाहन क्रमांक NL1AF5448 के वाहन मालिक और आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा कायम हो गया है। इस कार्यवाही में विहिप के मनीष मिश्रा और जिला मंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला संयोजक पंडित बालकृष्ण द्विवेदी के नेतृत्व में प्रखंड संयोजक अंकित पांडे, दयाशंकर सेन, एडवोकेट विवेक मिश्रा, मऊगंज जिला गौ रक्षा प्रमुख रवि यादव, भलुहा पंचायत के सरपंच पंकज त्रिपाठी, पृथ्वीराज शर्मा, अमित मिश्रा, संजय विश्वकर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं की मुख्य भूमिका रही। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी और स्टाफ की सक्रियता से मौके में पहुंचकर सहयोग और गौशाला भिजवाने सहित मामले में संपूर्ण सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया है। कुछ पशु तस्कर कंटेनर से भरकर अवैध तरीके से गौवंशों को लेके परिवहन कर रहे हैं। देर रात कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने गाड़ी का पीछा किया और जुगनई टोल प्लाजा के पास में हम लोगों ने गाड़ी को पकड़ा, जिसमें लगभग 30 से अधिक गौवंश उसमें पूर्णतःबद्ध तरीके से बांधे थे और एक गौवंश मृत अवस्था में भी पाया गया है। हमने थाना प्रभारी सर को सूचना दी। मौके पर थाना प्रभारी महोदय और उनकी पूरा स्टाफ वहां पर पहुंचकर मामले का निरीक्षण किया हम लोगों। उसके बाद चुरगड़ी गौशाला में गौवंशों को लेके गए और वहां पर उन गौवंशों को शिफ्ट करा दिया है। गौ वाहन तस्कर तो गाड़ी से भाग गए हैं मौके पर, लेकिन गौ वाहन मालिक पर FIR दर्ज की गई है और गाड़ी को भी जब्त किया गया है। विश्व हिंदू परिषद संजय गांधी अस्पताल इन दिनों सोनोग्राफी और खून दलाली का अड्डा बना हुआ है, जिसके चलते एक दलाल आज पकड़ में आया, जिस पर कार्यवाही की गई। संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों दलालों के जलवे बरकरार हैं। उनका काम इतना है कि मरीज को सोनोग्राफी सेंटर तक ले जाना होता है, जिसके एवज में उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इसके खुलासे में कई सेंटर के नाम सामने आने की संभावना है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार हुआ है। यहाँ तक कि डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि फला सेंटर में जाकर जांच कराओ तो अच्छी आएगी। अस्पताल चौराहे से लेकर धोबिया टंकी तक ऐसे सेंटर्स की भरमार है। हालांकि संजय गांधी अस्पताल में भीड़ को देखते हुए लोग सुविधा के लिए भी इन सेंटर्स की तरफ रुख करते हैं। वहीं एक ऐसी अफवाह भी खुद स्टाफ के लोगों ने उड़ाई है कि अस्पताल में सही जांच नहीं आती, इसलिए आप लोग बाहर जांच करा लें। आपको बता दें कि कई बार इन सेंटरों से निकली नकली रिपोर्ट और रिपोर्ट बदलने के मामले भी प्रकाश में आए हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेत रहा। संजय गांधी अस्पताल में काम करने वाले शिवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि उनको सूचना मिली कि एक व्यक्ति सोनोग्राफी सेंटर के लिए दलाली का काम कर रहा है, जिसके बाद गार्डों के साथ किए गए उसको लेकर गए और वे पकड़ लिए। आरोपी का नाम रमेश शर्मा है, जो मूल रूप से चित्रकूट का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में वो यहीं रहता है और 8000 की नौकरी करता है। हम लोगों को पता चला था कि मतलब वहाँ पे कई दिनों से दलाली कर रहा था। वहाँ पे जाके मतलब लोगों को पकड़ के ले आता है, सोनोग्राफी नहीं प्राइवेट लेकर आता है। वही पता चला हम लोगों को डॉक्टर साहब तभी हमारे से किसी को मतलब किसी सर लोग को फ़ोन आया, उन्होंने हमको फ़ोन किया, बोला जाके देखो वहाँ पर। गार्ड लेके गए हम वहाँ और उसको पकड़ के ले आए यहाँ से ड्यूटी ऑफिस। क्या नाम बताया उसने? रमेश शर्मा नाम है। कहाँ का है कुछ पता चला? बोल तो रहा था कि मैं चित्रकूट गाँव पर यहीं रहता है, यहीं दलाली करता हूँ। कहाँ, ये कौन से सेंटर की दलाली कर रहा था? सोनोग्राफी कोई दुकान नाम बताया कहीं का? नाम तो हमें नहीं पता, नाम तो नहीं पता, पर यहीं पे है प्राइवेट धोबिया टंकी के पास। शुभ नाम आपका? क्या कर रहे थे वहाँ पे? पेशेंट दिखवाता हूँ सर, पेशेंट। तो ये सोनोग्राफी के लिए दलाली क्यों करते हैं वहाँ पे आप खड़े? मैं नहीं करता हूँ भैया, दलाली कौन करता है? पकड़े तो वहीं से गए हैं, आपको गार्ड पकड़ के लेके आए अस्पताल के? कहते हैं तो मैं क्या बताऊँ, मैं जो नौकरी जहाँ करता हूँ वहाँ के लिए बोलता हूँ, वही मेरे यहाँ सोनोग्राफी होती है बस। तो सभी डॉक्टरों कॉलोनी में भागते रहते हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। किसके यहाँ करते हैं, किसके यहाँ सप्लाई करते हैं ये सोनोग्राफी के लिए? सब बहुत सारे यहाँ पे सोनोग्राफी सेंटर हैं। कहाँ, नाम बताइए ना जहाँ के लिए आप कर रहे थे स्पेशल। जैसे आपकी हो गई, आपकी AP इमेजिंग हो गया आपका, है ना। AP इमेजिंग सर के यहाँ जाता हूँ, इनके अमर बहादुर सर के यहाँ। जी, यहाँ पे धोबिया टंकी में कौन सा सेंटर है जिसके आप जाते हैं? है ना AP इमेजिंग, उसी के लिए आप करते हैं। कितना रुपये देता है वो? सब देता नहीं, पेमेंट बेस में हम लोग। कितनी पेमेंट है आप लोग की? 8-10 हज़ार देते हैं। क्या काम रहता है वहाँ से आप लोग का? सर पेशेंट वगैरह जैसे कोई आया बताया कि मेरे को सोनोग्राफी कराना है तो बता देते हैं, यहाँ चले जाइए, हो जाएगी, टाइम से खाली हो जाएंगे आप, बस। नवीन कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर NSUI एक बार फिर सामने आया है और पत्र लिखकर अपील जारी की है। जिला अध्यक्ष NSUI पंकज उपाध्याय ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार रीवा की बेटियों का जरा भी ख्याल नहीं रख रही है।
कई बार कन्या महाविद्यालय की मांग की गई, लेकिन आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस पर कहा था कि आप महाविद्यालय की बात कर रहे हो, हम विश्वविद्यालय ही बना देंगे, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शॉपिंग मॉल, सड़क और इको पार्क जैसे मनोरंजन के साधनों के लिए उनके पास बजट है, उनके पास समय है, लेकिन बेटियों की शिक्षा के लिए समय नहीं है। पंकज ने कहा कि पत्र में उप मुख्यमंत्री का नंबर और ईमेल आईडी भी दिया है, जिसे आप लोग मैसेज करके या मेल करके उन्हें याद दिलाते रहें। देखिए, हम लोग एक कन्या महाविद्यालय की कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। इसके पहले हम सबके नेता गुरमीत सिंह मंगू भैया ने भी कन्या महाविद्यालय की मांग की थी और उसी मांग को आज हम लोग एक पत्र विमोचन कर रहे हैं। पत्र में हम लोगों की एक रीवा सरकार जो है वो बहनों के साथ करे न्याय, नवीन कन्या महाविद्यालय की है दरकरार, रीवा के भाई बहनों की है यही पुकार। इस अभियान को लेकर हम लोग इस बार ये डिसीजन लिए हैं कि महाविद्यालय, सभी महाविद्यालयों में हम लोग जाएंगे और जो छात्र छात्राएं सामान्य परिवार से आती हैं, बेचारी जो छात्राएं सामान्य परिवार से आती हैं, वो एडमिशन के लिए दर दर भटकती रहती हैं, या कि पेंटियम पॉइंट के लिए भटकती हैं, पेंटियम पॉइंट में जाती हैं लेकिन वो फीस देने लायक नहीं होती। तो हमारी कई वर्षों से ये मांग चल रही है कि रीवा जिले में एक और कन्या महाविद्यालय दी जाए, परंतु हमारे यहाँ आपने सुना होगा, आपके ही मीडिया में बयान दिए थे हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी थे, गिरीश गौतम जी। उन्होंने बयान दिया था कि इनकी मांग पर हम विश्वविद्यालय दे देंगे, ये महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। उनका कार्यकाल खत्म हो गया, चले गए। वैसे भी भाजपा के नेता तो झूठे वादे ही करते हैं। हमारा ये कहना है, हमारे छात्र छात्राओं का ये कहना है, बताना चाहते हैं कि हम लोग महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं, इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है। अभी मॉल बनना होता, अभी इको पार्क जैसे निर्माण होना होता जिसमें युवाओं का भविष्य खराब होगा, छात्र छात्राओं का भविष्य खराब होगा, रोड बनना होता तो राजेंद्र शुक्ला जी सुन लेते या कि जनार्दन मिश्रा जी सुन लेते। अभी वर्तमान में हमारे रीवा को एक कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है, ये सबको पता है, हमें भी पता है। अभी देखिएगा कॉलेज में एडमिशन चालू है, बेचारे धरने में बैठेंगे छात्र की सीटें नहीं हैं, तो एक कन्या महाविद्यालय देने में उनको क्या दिक्कत है? शिक्षा के नाम पर ये जो लूटने का काम करते हैं, ये शिक्षा के नाम पे क्यों कुछ काम करने को तैयार नहीं? हम आज इसमें ये पत्र विमोचन किए हैं। इसमें क्या है, हम लोगों ने राजेंद्र शुक्ला जी का नंबर भी प्रोवाइड किए हैं और इसमें मेल आईडी भी प्रोवाइड करा रहे हैं छात्रों को कि इस नंबर पर आप मिस कॉल मारिए, मैसेज करिए, मेल करिए, ताकि राजेंद्र शुक्ला जी को, हमारे डिप्टी सीएम जी को, उन तक ये बात जाए कि हमें एक कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है। क्यों नहीं है कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता? आप इस पर क्यों कोई बयान नहीं देते हो? आप बयान देते हो इको पार्क में, आप देते हो बयान महंगाई बेरोजगारी में, कोई बात नहीं करता, छात्र भटक रहा है उस पर कोई बात नहीं करता। हम कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? इस पर छात्र छात्राओं का हमें काफ़ी समर्थन मिल रहा है और हम सब लोग इस मुहिम को लेके अभी आज हम लोग जीडीसी से शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग कन्या महाविद्यालय जाएंगे। कन्या महाविद्यालय में क्लास बाई क्लास, हालांकि एनएसयूआई वालों के घुसने नहीं देते हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक यही पता चला कि हर चीज़ लड़के ही लेना है। तो हम लोग विपक्ष में हैं और लड़के छात्र छात्राओं की बात है, इसको हम लोग जाएंगे, महाविद्यालय जाएंगे, फिर इसके बाद विश्वविद्यालय जाएंगे। सभी महाविद्यालयों में हम छात्रों से समर्थन मांगेंगे कि आप हमें एक कन्या महाविद्यालय दे दीजिए। हम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं ले रहे हैं, हमारे छात्रों की ये डिमांड है कि हमें एक कन्या महाविद्यालय चाहिए। जो कन्याएं एडमिशन के लिए भटकती रहती हैं, सामान्य परिवार की, गरीब वर्ग की, वो भटके ना और पढ़ाई कर सकें, जो कि टीआरएस और मॉडल साइंस में नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या होता है, बेचारे पेंटियम पॉइंट जाते हैं, फीस जमा करने में उतने सक्षम नहीं हो। तो एक कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है। हमारा निवेदन है राजेंद्र शुक्ला जी से और मोहन यादव जी से, ये कन्या महाविद्यालय रीवा को उपलब्ध करा दें। ये छात्र आज अपने से मैसेज करेंगे और अपने से मेल करेंगे राजेंद्र शुक्ला जी को, शायद इनके कानों में जू रहेंगे और ये एक रीवा जिले में कन्या महाविद्यालय देने का काम करें। जोगिनिहाई टोल प्लाजा के पास बलकर से ठोकर लगने के बाद एक ऑटो और एक बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें संजय गांधी अस्पताल के इलाज के लिए पहुंचाया गया है। एनएचआई एम्बुलेंस ड्राइवर हरि प्रसाद जायसवाल ने बताया कि उनको टोल प्लाजा से सूचना मिली कि यहां पर एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने बताया कि बलकर की ठोकर से ऑटो सवार जख्मी हो गए हैं, वहीं ठोकर के बाद ऑटो की ठोकर से बाइक सवार भी जख्मी हो गया। कुल 7 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 6 को वो अपने एम्बुलेंस में लाया, जबकि एक महिला ने आने से मना कर दिया और कहा कि हम खुद पहुंच जाएंगे। नहीं, हम 10-33 एम्बुलेंस है एनएचआई वाली और हम टोल प्लाजा पे थे। टोल स्टाफ से पता चला कि ऑटो पलटा है। वहाँ जाके देखा तो किसी वर्कर वाले ने ऑटो को ठोकर मारी और ऑटो से बाइक वाले को ठोकर लगा, जिसमें से 7 लोग चोटिल हुए और 6 को हम लेके आए, एक नहीं ले आए नहीं, एक उनके घर वाले आ गए थे, बोले हम अपने पास से लेके जाएंगे, तो यहाँ 6 को लेके आए हैं हम। 2 व्हीलर वाला? जी हाँ, 2 व्हीलर, हाँ, वो एक लेडीज थी, वो नहीं आई, उनके घर के कोई आ गए थे, हो सकता लड़के रहे हो, वो उन्होंने मना किया कि हम खुद लेके जाएंगे, आप रहने दीजिए।
संजय गांधी जी लेके आए। जी हाँ, संजय गांधी लेके आए, उनकी सबकी पर्ची कटवाए और एडमिट किए सबको, और सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। कहाँ की घटना है? ये चौड़ियार मोड़ रीठी के आगे किया। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहर के अग्रणी व PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत प्रदत्त शासकीय महाविद्यालयों में लैब उपकरणों पर आधारित एक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना व विशिष्ट अतिथि के रूप में वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुबे, शासकीय कन्या महाविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग की डॉक्टर सोनू राही व रिटायर्ड प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान डॉक्टर AP सिंह की उपस्थिति में हुआ। सर्वप्रथम विभाग प्रमुख डॉक्टर संजीव दुबे ने उपस्थित समस्त प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, अतिथि विद्वानों व विभिन्न महाविद्यालयों से उपस्थित छात्र छात्राओं का वाणी से स्वागत किया व विद्यार्थियों को उपकरणों के महत्व के बारे में जानकारी दी। इसके बाद महाविद्यालय की प्राचार्य ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान हमारे निजी जीवन में निहित है। वो हमें जीने की कला सिखाता है, जिससे जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होती है। तत्पश्चात सभी वक्ताओं ने एक एक करके अपने उद्गार व्यक्त किए। द्वितीय सत्र में उपकरणों के प्रदर्शन हेतु ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी, मुक्ता सिंह व साधना पांडे को उपकरणों के प्रदर्शन हेतु आमंत्रित किया गया, जिसमें इन्होंने विधिवत उपकरणों का प्रदर्शन विभिन्न महाविद्यालयों से उपस्थित छात्र छात्राओं के सम्मुख किया। इस कार्यक्रम में ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय, शासकीय कन्या महाविद्यालय की वनस्पति विज्ञान विभाग के समस्त छात्र छात्राओं सहित प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक उपस्थित रहे। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष समेत वनस्पति विज्ञान विभाग से डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव, डॉक्टर संतोष अग्निहोत्री, डॉक्टर हिदायत उल्ला खान, डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी, डॉक्टर आशीष दुबे के अलावा श्री फूलचंद चौधरी, डॉक्टर रुबीना खान, अशोक कुशवाहा, विजय चौधरी के साथ वनस्पति विज्ञान विभाग के MSc के समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन वनस्पति विज्ञान विभाग की डॉक्टर आरती तिवारी ने किया व अंत में सभी का आभार प्रदर्शन किया। उनका आशीर्वाद लिए बिना बेटा हमें कभी कुछ मिल नहीं सकता। तो एक बार इतनी जोरदार तालियां बजाओ कि ये म्यूजियम धीरे बजते हैं। दिस इज द पावर ऑफ यूथ। तो आज हम उस पावर ऑफ यूथ को इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले स्वागत के लिए आप सभी के परिवार साथ में बाहर से पढ़ाई लिखाई
रहो कि हमारे प्रयोग पूरे नहीं हो सकते। मीडिया वाली प्लेट को जब वो जम गई तो इसके अंदर उसको रख दिया और उसके बाद अपने इस कैप को ढक दिया। इस कैप पे अपने को देख रहा है कि बस क्या है, होल है, ये होल है और इसके अटैच लगा दिया। अब 24 आवर्स इसको ऐसे छोड़ दिया। 24 आवर्स बाद आप आए और प्लेस के बिना रखेंगे तो बाढ़ के रखते नहीं है बट यहाँ पे आसानी से हो जाता है और यहाँ पे मतलब थोड़ा पानी भर लीजिएगा और और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शराब के नशे में धुत एक युवक सड़क पर घंटों पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसे हटाने की जहमत तक नहीं उठाई। रीवा शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले सिरमौर चौराहे में कल एक युवक घंटे भर बीच सड़क में पड़ा रहा। पास जाकर देखा गया तो समझ में आया कि युवक पूरी तरह से नशे में चूर है। उसने सिर्फ पैंट पहन रखी थी और पेट के बल लेटा हुआ था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सड़क से लगभग सैकड़ों लोग हर 10 मिनट के अंदर निकलते हैं, लेकिन किसी ने भी जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि उसको सड़क के किनारे कर दिया जाए। हालांकि वो नशे में था, धुत था, लेकिन मानवता तो यही कहती है कि जब भी ऐसे किसी व्यक्ति को देखें तो कम से कम संभावित दुर्घटना से तो उसे दूर कर ही सकते हैं। हालांकि हमारी टीम के सदस्य जब निकले तो देखा, उसके बाद आसपास के लोगों को बुलाकर किसी तरह से सड़क के किनारे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने लिटा दिया। व्यक्ति को इतना भी होश नहीं था कि वो चल फिर सके। आपको बता दें कि सिरमौर चौराहे में शाम से ही शराबियों का मजमा लग जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे लोग शराब पीते रहते हैं। ऐसा नजारा उस समय भी देखा गया जब युवक पड़ा हुआ था, लेकिन कैमरा देखते ही वहां से लोग नदारद हो गए। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।